हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ यस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्पी प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? जिसका विकल्प ए है विलियम प्रथम, बी है बिस्मार्क, सी है नेपोलियन बोनापार्ट, डी है नेपोलियन तृतीय। तो इसका जो है विकल्प सी सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विकल्प ए है नेपोलियन को, बी है रूसो को, सी है दिदरो को, डी है वाल्टेयर को। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है वो रूसो को कहा जाता था, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? जिसका विकल्प ए है रूसो, बी है मॉन्टेस्क्यू, सी है नेकर, डी है दिदरो। तो इसका विकल्प ए सही है, रूसो। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 4 है, विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका विकल्प ए है रूसो, बी है वाल्टेयर, सी है दिदरो, डी है नेकर। तो इसका विकल्प सी सही है, दिदरो। और अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? विकल्प ए है लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, नेपोलियन। तो इसका विकल्प बी सही है, लुई 16वां। अगला प्रश्न है, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? विकल्प ए है संविधान सभा के समय, विकल्प बी है आतंक राज्य में, विकल्प सी है व्यवस्थापिका सभा, विकल्प डी है डायरेक्टरी। तो इसका विकल्प बी सही है, आतंक राज्य के समय सबसे अधिक जन कल्याण कार्य हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? जिसका विकल्प ए है कृषक वर्ग, बी है कुलीन वर्ग, सी है मध्यम वर्ग और डी है मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका जो थी वह मध्यम वर्ग की थी, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? जिसका विकल्प ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है लुई 16वां, सी है लुई 14वां, डी है जॉर्ज तृतीय। तो इसका विकल्प ए सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की? जिसका विकल्प है नेशनल कन्वेंशन ने, बी है व्यवस्थापिका सभा ने, डी है डायरेक्टरी ने, सी है डायरेक्टरी ने, डी है संविधान सभा ने। तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जो है वह संविधान सभा ने की थी, इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही है। अगला, ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? विकल्प ए है 1860 ईस्वी, बी है 1863 ईस्वी, सी है 1865 ईस्वी, डी है
1866 ईस्वी। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध जो था वह 1866 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? जिसका विकल्प ए है वियना की संधि द्वारा, बी है वर्साई की संधि द्वारा, सी है पेरिस की संधि द्वारा, डी है लंदन की संधि द्वारा। तो ऑस्ट्रिया प्रशा का जो युद्ध हुआ था उसका युद्ध विराम जो है वियना की संधि द्वारा हुआ था। इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ? विकल्प ए है 1865 ईस्वी, बी है 1870 ईस्वी, सी है 1872 ईस्वी, डी है 1880 ईस्वी। तो फ्रांस और प्रशा का युद्ध जो है वो 1870 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? विकल्प ए है 1757 ईस्वी, बी है 1765 ईस्वी, सी है 1776 ईस्वी, डी है 1789 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति जो है वह 1789 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट्स कौन होते थे? विकल्प ए है कुलीन वर्ग के लोग, बी है पादरी वर्ग के लोग, सी है दास, डी है कृषक। तो प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग के लोग आते थे। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकल्प ए है राजतंत्र का, बी है समाजवाद का, सी है प्रजातंत्र का और डी है अधिकार विभाजन का। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो है वह अधिकार विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, क्रांति के बाद क्रांति के बाद नाप तोल की कौन सी प्रणाली लागू की गई? ए है मैट्रिक प्रणाली, बी है प्राचीन प्रणाली, सी है नेपोलियन कोड, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्रांति के बाद नाप तोल की जो है मैट्रिक प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका विकल्प ए है 1848 ईस्वी, बी है 1856 ईस्वी, सी है 1860 ईस्वी, डी है 1862 ईस्वी। तो इसका विकल्प डी सही है 1862 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना किसने और कब की? तो 18वां प्रश्न आपका है कि आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की? जिसका विकल्प ए है 1784 ईस्वी में जीसी हर्डर ने, बी है 1789 ईस्वी में हिगेल ने, सी है 1792 ईस्वी में फिक्टे ने, डी है 1798 ईस्वी में गेटे ने। तो इसका जो है विकल्प ए सही है 1784 ईस्वी में जीसी हर्डर ने। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक हीगेल कौन था? फ्रेडरिक हीगेल कौन था? ए है जर्मन दार्शनिक, बी है जर्मन कवि, सी है जर्मन अर्थशास्त्री, डी है जर्मन शासक। तो इसका विकल्प ए सही है। फ्रेडरिक हीगेल जो है वह जर्मन दार्शनिक था। अगला प्रश्न है,
20वां प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? जिसका विकल्प ए है फ्रांस के शासक को, बी है ऑस्ट्रिया के शासक को, सी है प्रसा के शासक को, डी है इटली के शासक को। तो फ्रैंकफर्ट जो सभा हुई थी उसमें संयुक्त रूप से जर्मनी का ताज प्रसा के शासक को मिला था। इस प्रकार से इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है टैली क्या थी? विकल्प ए है भूमि कर, विकल्प बी है सामंती कर, विकल्प सी है धार्मिक कर, विकल्प डी है नमक कर। तो टैली जो था वह भूमि कर था, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है टाइथ किस प्रकार का कर था? ए है व्यापार कर, बी है नमक कर, सी है धार्मिक कर, डी है उपज कर। तो इसका विकल्प टाइथ किस प्रकार का कर था? 22वां प्रश्न है विकल्प ए है व्यापार कर, बी है नमक कर, सी है धार्मिक कर, डी है उपज कर। तो टाइथ जो था यह धार्मिक कर था, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? जिसका विकल्प ए है वॉल्टेयर, बी है दिदरो, सी है मॉन्टेस्क्यू, डी है रूसो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? द्वितीय स्टेट किसे कहते थे? इसका विकल्प ए है पादरी वर्ग, बी है किसान वर्ग को, सी है दास वर्ग को, डी है कुलीन वर्ग को। तो द्वितीय स्टेट्स के अंतर्गत कुलीन वर्ग आता था, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है सामंतवाद का अंत कब हुआ? विकल्प ए है 21 मई 1789 ईस्वी को, बी है 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, सी है 24 सितंबर 1789 ईस्वी को, और विकल्प डी है 18 नवंबर 1789 ईस्वी को। तो इसका जो है विकल्प बी सही है 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? विकल्प ए है विक्टर इमैनुअल, बी है बिस्मार्क, सी है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, और डी है कावूर। तो इसका विकल्प सी सही है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है वह 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक बना था। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? विकल्प ए है 1871 ईस्वी, बी है 1873 ईस्वी, सी है 1876 ईस्वी, डी है 1889 ईस्वी। तो इटली का एकीकरण जो है वह 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था, इसलिए विकल्प ए सही है 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? विकल्प ए है सार्डिनिया फ्रांस युद्ध, विकल्प बी है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध, विकल्प सी है फ्रांस प्रशा युद्ध, विकल्प डी है ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध। तो इसका विकल्प सी सही है। फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद जो है इटली को रोम प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? विकल्प ए है वेनेशिया का, बी है सार्डिनिया का, सी है नेपल्स का, डी है प्राग का। तो गैरीबाल्डी जो था वो सार्डिनिया का रहने वाला था।
तो इस प्रकार से विकल्प इसका जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया? प्रश्न नंबर 30 है, नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया? जिसका विकल्प ए है जेसी हर्डर को, बी है विक्टर इमैनुअल को, सी है फर्डिनेंड को और डी है नेपोलियन तृतीय को। तो इसका विकल्प बी सही है, विक्टर इमैनुअल। नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को दिया था। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही है,